जो बेटा पेपर एस केमिस्ट्री स्ट्रक्चर एंड नवंबर 2020 वेरिएंट 22। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में कोई मसला? क्वेश्चन नंबर 1 में कोई मसला? सर बी का पार्ट 1। बी का पार्ट 1। जी क्वेश्चन नंबर 1 में दूसरा मसला। सर बी पार्ट का 4। जी पार्ट 1 मैंने मार्क कर दिया, बी का पार्ट 1 पार्ट 4 भी। पार्ट 4। जी भाई और किसी को कोई और मसला? चलो इस जगह क्रिप्टॉन की बात करते हैं। तो बेटा क्रिप्टॉन जो है 36 है इसमें, तो ये आपके पास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3p sorry 3d 10 ही हो जाएंगे। पूरे हो गए कि नहीं हुए? 18 और 10, 18 और 10 कितने हो गए? 28, 30 हो गए। 4 पी भी आएगा आई थिंक। 4p भी आएगा 6। अब वो कह रहा है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल, बेटा एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? इसमें एस कितने आ रहे हैं वैसे बता रहा हूँ। एस हो गया 1 2 3 4। तो एस में ना ऑर्बिटल होता भी एक ही, अच्छा एक ही डब्बा होता है इसमें, तो 4 हो गए कुछ। पी आपके पास आ रहे हैं, पी 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 जो आ रहे हैं वो आपके पास आ रहे हैं 1 2 और 3। अब आपको पता होना चाहिए पी में ना 3 होते हैं एक में। एक हो गया पी का पी एक्स, फिर आपके पास पी वाई एंड फिर पी जेड। तो आपके पास 3 यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए और फिर 3 यहाँ हो गए। सारे फील्ड है, अब फील्ड सारे फील्ड है आपके पास। वो अगर पेयर बोलता है जो भी बोलता, तो आपके पास 9 हो गए। तो इसी बेस पे आप बता दो कि डी आपके पास एक ही आ रहा है, क्या करूं? कितने लिखूं? 5। तो डी आपके पास हो जाएगा 5। भाई तो डी में आपके पास 5 होते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 5। जी बेटा ये बात समझ आ गई आप लोगों को? यस। अब इस बात को पक्का रखिएगा, पी 3 होते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं आपसे भी कि थर्ड पीरियड हैज fulfilled P sorry substance इन हाई एनर्जी, कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे थर्ड पीरियड में? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। फुलफिल, सबशेल या ऑर्बिटल किसका होगा? कौन कौन से वो एलिमेंट्स होंगे? और कौन सा? सोडियम। आर। सोडियम में 1s1 होगा, सॉरी 3s1 3s2 3p1 3p2 सॉरी मैग्नीशियम। 3p3 3p4 3p5 एंड 3p6। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनका हाई एनर्जी जो है वो फुलफिल्ड है? PNR। एम आर ए आर। जानू जर्मन से यार एक तो मैग्नीशियम हो गया, आउटर यही था ना। अब यहां पर जो कहानी चलेगी, आपके पास एक सल्फर आएगा, फिर क्लोरीन आएगा और फिर आर्गन आएगा।
कुछ बात समझ आई कि नहीं आई? सर सल्फर और क्लोरीन कैसे होंगे? सल्फर में यही क्वेश्चन तो मैं दोबारा पूछा आप लोगों से कि अगर मैं इसको उठा के यहाँ लेके आ जाता हूँ तो इसमें तो फुलफिल नहीं होगा ना, इसमें फुलफिल्ड होगा। यहां से फुलफिलिंग स्टार्ट हो गई, कोड से देखिएगा। इसमें आपके पास एक आएगा, इसमें आपके पास दो आ जाएंगे, फुलफिल कोई नहीं हुआ, इसमें भी कोई नहीं हुआ। लेकिन नेक्स्ट वाले में समझ रहे क्या हो जाएगा? आपके पास ये फुलफिल्ड हो गया इसका ऑर्बिटल, इसका पी जो है हाई एनर्जी वाला ऑर्बिटल फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। हाँ, इसका ख्याल कीजिएगा, ये इस जगह तक भी जाता है ये। सर ये समझ नहीं आया, फुलफिल कैसे हुआ? बेटा ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? या तो एस या फिर या एस की टाइप्स कितनी होती हैं? एक ही, इसकी कितनी टाइप्स होती एक। हैं? तीन। तीन तरह के होते हैं तो पी ना, इसका भी नाम पी, इसका भी नाम पी, इसका भी नाम पी, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो आपके पास पी एक्स यहाँ पे फुलफिल हो गया कि नहीं हो गया? ओ हाँ कोई। इसमें चलेंगे तो इसमें भी आपके पास दो फुलफिल आ जाएंगे इसमें। आ रही समझ? जी। इस वाले में दो फुलफिल्ड आ जाएंगे, उसमें तीनों फुलफिल्ड हो जाएंगे। तो इसमें आपके पास हाईएस्ट यही था आपके पास, तो यहाँ पर चार रख दिए, पांच रख दिए, ये भी फुलफिल्ड हो गया, ये भी हो गया। एंड लास्ट वाले में आपके पास ये सारे हो जाएंगे। इज दिस क्लियर? याद रहेगी बात? तो इधर से आपके पास मैग्नीशियम है, मेटल में से नॉन मेटल में आपके पास तीन आ रहे हैं, और वो P4 से स्टार्ट होगा फुलफिल होना उसका। सर हाई एनर्जी हम एस भी ले सकते हैं, पी भी ले सकते हैं, डी भी ले सकते हैं अगर फुलफिल्ड हो। नहीं नहीं जानू, ये तो बिल्कुल बचपन की बात कर दी तूने, ढक्कन। 3s से पहले क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6, और फिर आपके पास ये लो एनर्जी है। हाईएस्ट एनर्जी में तो यही आ रहा है ना इसका। तो हाईएस्ट एनर्जी हमारे पास 3 से स्टार्ट होगी। यार थर्ड पीरियड 3 से स्टार्ट होगी ना, थर्ड पीरियड। सेकंड पीरियड होगा अच्छा तो फिर 2 सही स्टार्ट। सही 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 सही। जब कंफ्यूजन लिखते हो, जो लास्ट शेल्स होते हैं ना वो हाई एनर्जी के होते हैं। एनर्जी में बताया था ना कि 1s यहाँ होगा, फिर 2s यहाँ होगा, 3s यहाँ, 2p यहाँ होगा। तो एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ रही होती है, जिसमें फीलिंग खत्म होती है वो लास्ट शेल्स, उनको हाई एनर्जी कहते हैं। सही है सर। जी बेटा, इसके बाद आप लोगों ने पूछा पार्ट 4, फर्स्ट IE ऑफ एलिमेंट, फर्स्ट रो ऑफ डी ब्लॉक कॉपर टू दिस, वेरी सिमिलर। फॉर these elements 4s electron lost during the first IE, ये आपको याद करवा रहा है वो। suggest why first IE of elements are very similar। ये क्वेश्चन जो है 3 मार्क का है, बहुत गंद है। आपने पहले पहचान लिया होगा कि आपने ऐसी कोई बात देखी नहीं इससे पहले। GT की तरफ जा रहा है क्वेश्चन, और आपको यहाँ पे लॉजिक बनानी थी असल में हो क्या रहा है। तो आपके पास आम हालात में जो आउटर शेल होता है उसी से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये बात पता है ना आपको? ये बात पता है नहीं पता? यस सर। तो जिसकी एनर्जी कम होती है वही से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो आपके पास मैंने इस ऐसे तो एनर्जी बना दी, तो मेरे पास ना, ये मेरे पास 2s, और मेरे पास ये है 2p। और इलेक्ट्रॉन इसमें भी है। हाँ, होता है। सर तो आपकी इस आवाज पे है कट रही है। और लेस एनर्जी की चाहिए होती है। जी, बीच में DC हो गई थी क्लास। यहाँ पे मैंने बनाई स्क्रीन, यहाँ से शुरू कर दी। बात समझ आ रही है कुछ कुछ? मैंने कहा आम हालात में, आवाज आ रही है आप लोगों को सही? स्क्रीन, सर। ओके। तो मैंने कहा था नॉर्मली
आउटर इलेक्ट्रॉन क्यों निकलता है, अंदर वाला क्यों नहीं निकलता? क्योंकि अंदर वाला जो है ना, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के पास है ये, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग होगी। जबकि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे दूर होता जाएगा न्यूक्लियस से, उसमें अट्रैक्शन तो है लेकिन वीक होती जा रही है। तो बाहर वाले को, हाई एनर्जी वाले को, इसकी एनर्जी लेट से 500 थी, जबकि इसकी एनर्जी जो थी आपके पास 450 थी। तो अब आपको बात समझ आ गई हाई एनर्जी क्यों निकलता है। वीक न्यूक्लियर पोल होगा बिकॉज इट इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। और जो अंदर वाला है वो टाइटली बॉन्डेड होगा, उसमें से निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो एक के बाद दूसरा निकालना मुश्किल इसलिए होता था। अगली बात ये थी कि अक्रॉस द पीरियड जो है आपके पास प्रोटॉन का नंबर, न्यूक्लियर पुल बढ़ रहा होता था। तो अब जो है ना, इसी जगह से हमें इसका आंसर करना है कि ऐसा हुआ क्या। अगर मैं चला जाता हूँ 4s3d में, तो 4s3d में मसला ये होता है कि आपके पास बिफोर एंड आफ्टर फिलिंग कुछ चेंजेस आती हैं। हम तो आफ्टर फिलिंग पे ही जाएंगे, उनमें फिल तो किए मैं। तो आपके पास 4s की एनर्जी थोड़ी सी कम होती है। लेट से आपके पास जो है ना, ये है 4s, एंड 3d की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होती है इससे। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में आता है पहले? 4s में। तो 4s में इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले आता था। इसकी एनर्जी लेट से 400 है, तो इसकी होगी आपके पास 390। तो ये न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें आ जाएगा। लेकिन आफ्टर आफ्टर क्या होता था आपके पास? निकलता भी 4s से था। अब जब इसमें हम इलेक्ट्रॉन रख देंगे, अभी तो इलेक्ट्रॉन रखे थे, हमने हाइपोथेटिकली सोचा था, लेकिन जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी हो जाती है थोड़ी सी कम, श्रिंक होके, और इसकी एनर्जी भी हो जाती है कम। इनमें से ज्यादा श्रिंक कौन करता था? 3D। क्यों करता था? 3D में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, अट्रैक्शन ज्यादा बनेगी, इसलिए अब आपके पास ये हालात हो जाते हैं, दोनों श्रिंक होके नीचे आ गए। लेकिन अब जो है ना, उल्टा हो गया काम, कम वो भी हुआ है, कम ये भी हुआ। अब जो है ना, एनर्जी चेंज हो गई है इसकी, दोनों ही नीचे आ गए, क्योंकि आपने इसमें इलेक्ट्रॉन्स रख दिए। अब जो है ना, इसकी एनर्जी काफी कम हुई है, ये चला गया आपके पास लेट से 370 पे, जबकि ये आपके पास आ गया है 380 पे। दोनों की एनर्जी कम हुई है, यू कैन सी। इसकी एनर्जी ये थी, कम हो गई है, उसकी एनर्जी ये थी और वो भी कम हो गई, तो इसमें जरा ज्यादा। अब मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहाँ से? 4s से 3d से? 4s। तो आते हुए 4s में आता था पहले इलेक्ट्रॉन, जब आता था इनकमिंग, और जब जाएगा तो आपके पास 4s से जाएगा, उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है आफ्टर फिलिंग, तो यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब यहाँ पे बात कर रहा है वो ट्रांजिशन मेटल की। बेटा ट्रांजिशन मेटल में जब स्कैंडियम से सिर्फ चलते हैं हम लोग, स्कैंडियम 21 से लेके जिंक 30 तक, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलना है? 4s से 3d से? 4s। इन सबकी कन्फ्यूजन बेटा खत्म होती है आपके पास 4s 2 एंड 3d, ब्ला ब्ला, एक्स का। तो आफ्टर फिलिंग ना, ये आ जाता है अंदर, और ये करेगा शील्ड किसको? इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहां पर आपके पास स्कैंडियम की अगर बात करता हूँ, स्कैंडियम की, तो बेटा ये होंगे आपके पास पॉजिटिव 21, और यहाँ पर अट्रैक्शन इसके दरमियान भी है, और थोड़ी सी डार्क स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन यहाँ पर भी है। तो इलेक्ट्रॉन जो है निकालना है, कहाँ से निकलेगा? 4s से निकलेगा ना। पहला भी 4s से निकलेगा, दूसरा भी 4s से निकलेगा। अब जैसे जैसे आपके पास स्कैंडियम से आप मूव करते हैं जिंक की तरफ, आपके प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, क्रॉस द पीरियड कम हो जाएगी? बढ़ेगी। Across- बढ़ जाएगी, क्योंकि फोर्स आपकी बढ़ती जा रही है इसमें। अब लेकिन साथ साथ एक मसला आ रहा है, और वो ये है कि आपके पास यहां पर इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जा रहे हैं। स्कैंडियम में तो एक इलेक्ट्रॉन था, स्कैंडियम में आपके पास 3d1 था एंड 4s2 था, ये रिपल्जन थी, और अट्रैक्शन आपके पास है 21 वाली। जबकि जिंक में जब जाएंगे ना, तो जिंक में आपके पास हालात तो ये हो जाएंगे, जिंक की बात कर रहा हूं, तो 4s2 होगा, जबकि नीचे जो आपके पास 3d10 हो चुका होगा। हाँ, प्रोटॉन भी बढ़ चुके हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों में, एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ी, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है बेटा, तो एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए? शाबाश, ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होनी ज्यादा, चाहिए। ज्यादा होनी लेकिन चाहिए। इलेक्ट्रॉन रिपल्जन की वजह से सेम हो जाएगी।
यहाँ पे ज्यादा होनी चाहिए। अब हो क्या रहा है, साथ साथ एक मसला ये आ रहा है कि इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहा था, जस्ट वन इलेक्ट्रॉन इज शील्डिंग इट, जबकि यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रहे हैं। इस शील्डिंग की वजह से ये जो है थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। शील्डिंग देखें, सिर्फ एक शील्डिंग की वजह से ऊपर जा रहा है ये, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अबे भाई, इसमें शील्डिंग की वजह से ये यहां तक चला गया, जबकि इसमें शील्डिंग कम थी, ये उसके पास ही अभी। दो फैक्टर्स आ रहे हैं। एक तो अगर न्यूक्लियस को इसको देखें, न्यूक्लियन को देखें, प्रोटॉन को, तो इनकी एनर्जी बढ़नी चाहिए थी। और शील्डिंग को देखें तो एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ये बात समझ आई कि नहीं आई? बोले बोले नहीं, दूसरी डायग्राम बना के दिखाऊं जल्दी, इंपॉर्टेंट है ये। सर शील्डिंग वाली बात दोबारा समझा दें। शील्डिंग वाली बात को समझाने के लिए एक, एक पेज और लगा देते हैं। क्यों? आपके पास वाइस होगी, 4 एनर्जी ज्यादा, जबकि 3D की एनर्जी होती है कम। ये हालात है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि आपके पास यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 2 3 4, इसमें एक रख दिया मैंने, ये बन गया स्कैंडियम का केस। यही केस अगर मैं जिंक के लिए बनाऊं, तो जिंक में ना आपके पास यहाँ पर डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 10। 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10। मुझे बताएं कि इलेक्ट्रॉन इसके भी शील कर रहे हैं इसको, और इलेक्ट्रॉन इसके भी शील कर रहे हैं। किसके इलेक्ट्रॉन अंदर ज्यादा है? और फिर नेगेटिव चार्ज। हाँ तो क्या हो गया है? आवाज नहीं साफ आ रही। तो नहीं हुआ हुआ। हेलो, 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 हेलो। पता की आवाज बहुत कट कट के जी बेटा, आवाज आ रही है? एक इसका काम होगा कट रही है। जी सर आ रही है। एक मिनट। लैग आ रहा है, 1 मिनट। कर दी है। कर दी, नेट की स्पीड ज्यादा मसला आ रही है थोड़ा सा।
जी बेटा आप देखें जरा, आवाज क्लियर है? जी अब जी आवाज। सर अब बेहतर है। अच्छा, एक मिनट। जी बेटा अभी देखें जरा, आवाज क्लियर है? जी क्लियर है। यस सर। ओके। अच्छा हम बात करें स्कैंडियम की। स्कैंडियम का 20 नंबर और 21 है। इसका आपके पास जिंक की बात करें तो 30 है। इसमें अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 1 है जो इनको शील कर रहा है, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन शील कर रहे हैं, है ना? तो किस पे रिपल्जन ज्यादा मिलेगी? किस वाले स्कैंडियम को या जिंक वाले को ज्यादा रिपल्जन मिलेगी? 4s को। सही। जिंक वाले का ये जो है शेल यहां से मूव करके ऊपर चला जाएगा। यस नो? अगर मैं शील्डिंग की बात करता हूं ऐसा होगा, पहले शील्डिंग को समझ लें आप लोग। यस नो? across the period number of electrons in the d orbital increases, so shielding increases। ये बात समझ आ रही है? तो एनर्जी ज्यादा हो जानी चाहिए, कम होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी इसमें से ज्यादा चाहिए होगी, उसमें कम। से ज्यादा चाहिए? तो यहाँ कम पे हो लेस, जानी चाहिए। यहाँ पे लेस होनी चाहिए, यहाँ पे मोर होनी चाहिए। लेकिन साथ ही ना एक और फैक्टर भी है, और वो क्या है? प्रोटॉन्स। वो है प्रोटॉन्स। यहाँ पर आपके पास 21 प्रोटॉन्स थे जो इन इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे थे, या उसी को 4s की बात कर लेते हैं। जबकि यहाँ पर आपके पास 30 प्रोटॉन्स हैं जो खींच रहे हैं। तो इस खींचने की वजह से ये फिर वापस नीचे आ जाएगा। यस नो? इज दिस क्लियर? नहीं तो फिर सर हम लिखेंगे क्या, मतलब हम पहले और मतलब ये पहले बात को लिखेंगे। समझाओ, पहले बात को समझ जाओ। अगर शील्डिंग की बात करें तो शील्डिंग की वजह से जिंक की जो एनर्जी है वो कम हो जानी चाहिए, क्योंकि इसको ऊपर चला जाना चाहिए था वापसी इधर। लेकिन अगर न्यूक्लियर पुल को देखें तो न्यूक्लियर पुल भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वो वापस नीचे आ जाएगा आपके पास। तो अब आपके पास इनका दोनों का गैप तकरीबन ऑलमोस्ट सेम नहीं रहा। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना, गैप इनका दोनों का सेम सेम नहीं रहा तकरीबन। एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी वो सेम हो जाएगी ना तकरीबन ऑलमोस्ट। तो ये यहाँ पर हमें आप कैसे पता चलेगा सर? कैसे पता चलेगा? मतलब आपको ये दोनों फैक्टर्स पता थे वैसे कि नहीं पता थे? यस में दोनों फैक्टर्स तो पता थे, लेकिन हम कैसे अंदाजा लगाएंगे कि एनर्जी दोनों की फिर सेम हो जाएगी, कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसने का लिखा हुआ डिफरेंस है, होगा। आपको अंदाजा नहीं लगाना, उसने लिख के दिया आपको। उसने आपको लिख के दिया वेरी सिमिलर एनर्जी क्यों होती है। सही है सर। तो अब आपके पास दो फैक्टर्स आ गए। नंबर 1 आप लिखेंगे एज स्कैंडियम टू जिंक, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस increases, so nuclear nuclear pull increases, so attraction becomes stronger। बट इसका मतलब हो गया सो हाई
आई होनी चाहिए थी, पहले इस बात को समझ लें। अगर प्रोटॉन बढ़ेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी ना अक्रॉस द पीरियड, जो आम हालात में होता है, तो आपके पास उनकी Yes. आई बढ़ जाती है। ये बात समझ आई आप लोगों को? ये तो आता था, आप लोग लिख सकते थे ये। अगली बात जो उसने ग्लिच किया वो ये था, आपको यहाँ पे जो नया केस आ गया वो ये था कि 4s और 3d का जो एनर्जी का मसला था कि बाद में इलेक्ट्रॉन सारे डी में आते हैं, तो आपने बताना था कि ऑल्सो या मीन टाइम ऑल्सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल increases, so shielding increases या shielding on 4s electrons increases, जिसकी वजह से आपके पास लो आई होनी चाहिए थी। शील्डिंग की वजह से दूर हो जाएगा ना न्यूक्लियस से। ये बात समझ आई? अभी समझा गया हूं पूरा मैं? आई कि नहीं आई, जल्दी बोले यार, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस Yes, सर। बात की समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही? जी आ रही है। अब तीसरा पॉइंट रह गया। देखें, ये दो फैक्टर्स आ रहे थे, दोबारा देख लें। अगर मैं सिर्फ एक डोमिनेटिव फैक्टर की बात करता हूँ, इसकी बात करता हूँ, इसकी वजह से इसको पास होना चाहिए था, स्ट्रॉन्ग फोर्स हो जानी चाहिए थी, इसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थी 700, जबकि इसमें फोर्स वीक थी, इसमें आपके पास एनर्जी होनी चाहिए थी 500, क्योंकि न्यूक्लियर पुल कम था इसका। एक और फैक्टर आ रहा था, वो ये था कि शील्डिंग का मसला। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी ये दूर दूर चला जाएगा, इसकी वजह से ज्यादा रिपल्जन मिलेगी, दूर चला जाएगा, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, इसमें से आपको कम एनर्जी चाहिए होगी, 500 चाहिए होगी। जबकि ये शील्डिंग कम है, ये इतना ऊपर नहीं जाएगा, इधर ही रहेगा, इसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो इसमें शील्डिंग को देखें तो किसकी एनर्जी ज्यादा चाहिए फिर आपको? इसके लिए ज्यादा चाहिए। अगर शील्डिंग देखेंगे, शील्डिंग इसमें कम है, शील्डिंग की वजह से इसकी एनर्जी जो है आई लो होनी चाहिए, और शील्डिंग की वजह से इसकी आई जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। और न्यूक्लियर पुल के हिसाब से देखें तो न्यूक्लियर पुल के हिसाब से इसका न्यूक्लियर पुल कम है, तो इसकी आई जो है वो कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने। तो आई कम हो जाएगी, न्यूक्लियर पुल ज्यादा है तो आई इसकी ज्यादा हो जाएगी। फिर सॉरी, गलत कर दिया। न्यूक्लियर पुल की वजह से देखें तो इसकी आई कम होनी चाहिए। एंड यहां पर आपके पास अगर इसका न्यूक्लियर पुल देखा जाए, तो आपने ऊपर भी शायद गलत लिखा है शील्डिंग का। शील्डिंग का गलत लिखा होगा। शील्डिंग इसकी शील्डिंग इसकी कम है, तो जब कम है तो ये ज्यादा दूर नहीं जाएगा, तो आई क्या हो जाएगी आपकी? ज्यादा हो जाएगी इसमें। शील्डिंग जब कम होगी, शील्डिंग लो, तो आई ज्यादा। जबकि वहां पे शील्डिंग आपकी ज्यादा हो गई है, शील्डिंग मोर हो गई आपकी, तो आई आपकी कम हो जानी चाहिए थी। शील्डिंग की बेस के ऊपर आई इसकी कम, इसकी ज्यादा होनी चाहिए थी। और न्यूक्लियर पुल की बेस के ऊपर इसका न्यूक्लियर पुल कम था, इसकी आई कम होनी चाहिए। और न्यूक्लियर पुल इसका जो है ज्यादा है, उसकी वजह से इसकी आई जो है ज्यादा होनी चाहिए। तो आप देखें कि इस एक शील्डिंग को देखते हैं तो कोई एक जीत रहा है इनमें से, और उसको देखें तो कोई और जीत रहा है। तो आपके पास यहाँ पर दोनों बातों का जिक्र किया हमने। हमने कहा कि अगर हम न्यूक्लियर पुल की बात करते हैं, न्यूक्लियर पुल की, तो उसकी वजह से जो है अट्रैक्शन बढ़ती है क्रॉस द पीरियड, तो आई बढ़नी चाहिए थी, हाई होनी चाहिए थी। और अगर शील्डिंग को देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि क्रॉस द पीरियड बढ़ रहे हैं डी ऑर्बिटल में, जिसकी वजह से शील्डिंग बढ़ रही है और फिर आई कम हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास उसने कहा कि सिमिलर का वर्ड यूज किया, तो आप यहाँ पे आखिरी पॉइंट लिख देंगे, सो नेट चेंज इन आई remains almost same। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन था जो आपसे गलत होना ही था, हो ही सकता था। 60 मार्क के पेपर में 5 से 6 मार्क ऐसे आएंगे जिसमें आप लोगों ने फंसना ही फंसना था। इस वाले में 3 मार्क में से ये वाला मार्क सारे बच्चे ने उठाना था, उनके ऊपर फर्ज था
क्या आप लोगों ने ये मार्क उठा लिया था, बस ये बताएं। सर अगर हम सिर्फ लाइक लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं डी ऑर्बिटल में, ज़्यादा आ सकते हैं, शील्डिंग का नहीं मेंशन करते तो मार्क्स मिलता? नहीं मिलता। आई जो है, आई दो चीजों पे डिपेंड करती है। नंबर वन, न्यूक्लियर पुल, एंड नंबर टू, शील्डिंग। इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो कोशिश कीजिएगा जब भी आप बात करें तो आप इन दोनों बातों को इंक्लूड करवाएं बीच में। आम हालात में किसी भी नॉर्मल की बात करता हूँ, थर्ड पीरियड में आई बढ़ती थी कम होती थी? जल्दी से बोले, अब टाइम कम है, थर्ड पीरियड की बात कर रहा हूँ। थर्ड पीरियड में जी बेटा, यहाँ पर ये बात कर रहा था मैं कि हमें ये वाली बात दोनों बतानी होती है, ठीक है। आई के लिए पहले आपको याद करवाता हूँ आई का मामला। नंबर वन, बेटा डाउन द ग्रुप आई ज्यादा होती है कम होती है? कम। क्यों होती है कम? शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। ये डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है। मैंने न्यूक्लियर पुल की बात, न्यूक्लियर पुल तो वह नीचे की तरफ कम हो रहा होता है क्योंकि आउट शेल बढ़ रहा है। तो शील्डिंग फैक्टर तो डोमिनेटिंग, मैंने कहा नीचे की तरफ डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, शील्डिंग फैक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन दूर हो जाता है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है, आई कम अच्छा। हो। अक्रॉस द पीरियड बताए क्या ज्यादा होती है कम होती ज्यादा। ज्यादा होती है? क्यों होती ज्यादा क्यों होती है? ज्यादा हो जाता है क्योंकि पुल ज्यादा इंक्रीज करता है। है, ये फुल बढ़ उस जाता वक्त है। अक्रॉस द पीरियड में हमने इसका जिक्र किया था, लेकिन साथ लिखा था शील्डिंग सेम रहती है। अब यहाँ पर अक्रॉस द पीरियड सोडियम आपके पास आ गया। सोडियम के पास ना, आपके पास यहाँ चलेंगे ना तो आर्गन आ जाएगा इंशाल्लाह। ये और इसमें आपके पास ये होंगे हालात, इसमें आपके पास एक हालत था। शील्डिंग इज सेम, अगर देख सकते हैं तो शील्डिंग इज सेम या नहीं सेम? सेम इनर इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, तो शील्डिंग इज अ फैक्टर जिसकी वजह से फर्क आएगा। अब क्या हो रहा था, अब यहां पर ना इसके पास 11 प्रोटॉन थे जो कि इसको खींच रहे थे। यहां पर आपके पास 18 प्रोटॉन्स हैं जो कि इसको खींच रहे हैं, तो इनकी शील्डिंग सेम थी, ये इधर ही होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो न्यूक्लियर बोल्ट बढ़ गया था, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से इसकी ऊपर एट्रैक्शन जरा ज्यादा होगी, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। तो अक्रॉस द पीरियड जो है आपके पास यहाँ पर ये हालात होते थे जिसको आप बताया था, तो इसको जरा देख ले, कोई मसला नहीं, एक दफा रिवाइज कर लीजिएगा। तो आपके पास पता चल गया आपको कि यार ये छोटा सा एक मसला आ रहा है, ये बार बार आपसे कहा था कि आई का क्वेश्चन आएगा। ये थोड़ा सा अनयूजल था, लेकिन आपको ये वाली बातें तो पता होनी चाहिए थी ना। अक्रॉस द पीरियड आई बढ़ने की वजह क्या है? क्यों बढ़ रही है आई? शील्डिंग रिमेन सेम और शील्डिंग सेम है, न्यूक्लियर। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर रहे हैं, न्यूक्लियर पुल बढ़ता जा रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जाएगा। ये बात समझ आ गई? जब ये दो बातें हो गई तो हम पढ़ रहे थे ट्रांजिशन को। ट्रांजिशन में मसला ये आ रहा था कि जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स है ना वो इस शेल में आते हैं, ये बाहर नहीं है अंदर है, जिसकी वजह से ये करेगा शील्ड उनको। तो आपके पास यहाँ पे शील्डिंग कम है, एक इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहा है, यहाँ पे कर रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन शील्ड, तो शील्डिंग इस पर ज्यादा होगी, ये दूर हो जाएगा, फिर आपको ना कम एनर्जी चाहिए होगी इस पे शील्डिंग को अगर देखें, जबकि ये पास ही है, करीब है, इस पे शील्डिंग कम होगी,
इसमें आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, इसमें आपको मोर एनर्जी चाहिए होगी शील्डिंग के हिसाब से, इसमें आपको लेस चाहिए होगी। और दूसरी तरफ देखें न्यूक्लियर पुल को, तो न्यूक्लियर पुल बढ़ रहा है यहाँ पर। तो इसके ऊपर जो न्यूक्लियर पुल है वो 21 का है, इस पे 30 का है। तो वो तो उसको दूर कर रहा है, ये उसको पास कर रहा है। यहाँ पर ये इसको दूर नहीं कर पा रहा, ठीक है, और वो इसके इतना ज्यादा खींच भी नहीं पा रहा। तो इनकी ऑलमोस्ट सेम रहेगी आई ई। अब देखें जरा इसको पढ़ के अगर समझ आ रही है तो। अगर मैं शील्डिंग की बात कर, न्यूक्लियर पुल की बात की पहले मैंने, स्कैंडियम टू जिंक, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं और न्यूक्लियर पुल इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से आपकी आई ई इंक्रीज करनी चाहिए थी। अगर हम शील्डिंग की बात करते हैं, एज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इंक्रीजेस, सो शील्डिंग विल इंक्रीज, जिसकी वजह से आई ई कम हो जानी चाहिए। क्योंकि एक फैक्टर, दोनों फैक्टर आपके पास आ रहे हैं, शील्डिंग भी बढ़ रही है और प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से नेट इफेक्ट उसका 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से सिमिलर रहेगी। जी बेटा, क्लियर ये वाली बात? मुश्किल था, जी हंसना था, सर। लेकिन निकालना था। इस बात को अब यस। नोट कर लीजिएगा, पक्का वाला। ये सेकंड, नेक्स्ट टाइम आपके पास दो क्वेश्चंस में ऐसे आए हैं जिसमें एक ही क्वेश्चन भी था। अच्छा, ये वाला भी क्वेश्चन, ये वाला पार्ट जो था ना, ये भी आपको नहीं पता था, पहली दफा देखा हमने। इसके बाद जो है दो नई चीजें सीखने को मिल गई। जी बेटा, पार्ट सी में किसी को मसला? नो सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कोई अच्छी नस्ल का है जी। पीरियोडिसिटी से आ गया जी, बोले। सर आगे, पार्ट डी। पार्ट Phosphorus oxide with water. पार्ट सी बोल रहे हो, डी बोल रहे हो? डी। डी डी। ये मैंने मार्क कर दिया। और ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है क्या? और भी मार्क करवा दो जो मार्क करवाना है, छोटा सा इसमें। जी पार्ट ई में आपने कोई मसला? जी में कोई मसला नहीं है, संभाल लिया। देखें, आप ना सारे पार्ट्स पूछे शुरू के दिनों में, आखिरी दिनों में सारे पार्ट्स नहीं बताऊंगा, मैं बहुत सारी बातें कर चुका हूँ ऑलरेडी। बेटा ये वाली बात ना, जो बच्चे कल आए थे उनको पता है, अंदाजा तो है, बाकी आपकी मर्जी है। अगेन आया है बॉन्डिंग के ऊपर क्वेश्चन। लो मेल्टिंग पॉइंट है फास्फोरस का 300, कोवेलेंट है कंफर्म, ये हाई है, या तो जाइंट मॉलिक्यूलर है, या कोई मेटल है, या कोई आयनिक कंपाउंड है, और ये आयनिक कंपाउंड है। तो कैसे लिखते थे बताएं जरा, किसी को याद है कैसे स्टार्ट फिर करते थे? पहले स्ट्रक्चर, फिर बॉन्डिंग, फिर वो बॉन्डिंग किस चीज पे डिपेंड करती है और फिर हम कंपेयर करते हैं। ये अब जिसने पूछा है ना, बाकी बच्चों को अंदाजा हो गया, कल हमने बात की थी तो पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन कोई मसला नहीं, शुरू में दो तीन तीन दफा पूछे, 4 दफा, 10 दिन के बाद कहानी चेंज हो जाएगी। वो बॉन्डिंग जो मेल्टिंग में टूटेगी, वो बॉन्डिंग किस चीज पे डिपेंड करती है, उसके बाद करेंगे कंपैरिजन, और फिर उसके बाद लिखते हैं हाई एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। बेटा पहली बात, आपके पास आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, मैंने कभी जिंदगी में आपको कल कल करवाया था, याद है आपको? हम्म। कल वाली वीडियो देख लीजिएगा, आप क्या कर सकते हैं। तो आपने लिखना है P2O5, ऐसे लिखते हैं। या अच्छी बात तो ये कि आप जानते हैं कि पीरियोडिसिटी में आपको इसका डायमंड लिखना है, वरना मार्क काटेगा आपका। ये बात भी किसी पेपर में गुजरी है तो। और P4O10 हो जाएगा। या पूरा नाम लिखना, नाम लिखते हैं, हैज सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर विद ओनली वीक वन डबल फोर्सेस। मैं आई में लिखना चाह रहा था, क्योंकि आप लोग बड़े हैं, ओ में आई में लिखते हैं, यहाँ पे आप फोर्सेस बतानी पड़ती हैं, वन डबल फोर्सेस। सो लेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम फोर्सेस। सर आपने कंपैरिजन क्यों नहीं करवाया? अगर दोनों ही कोवलेंट होते फिर कंपैरिजन करवाता, दोनों आयनिक होंगे फिर कंपैरिजन करवाऊंगा। ये तो दोनों कहानी अलग अलग है। अब लिखेंगे वाइल MgO हैज जाइंट आयोनिक स्ट्रक्चर, आगे लिखेंगे विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन, क्या लिखूं, किन के दरमियान होती है? आयंस Positively आयंस। charged ions. बिटवीन आयंस या केटायन आयन। So high amount of energy is required. So high amount of energy
to overcome this. required to overcome forces. ठीक है, तो ये सारा वही वाली बात आपके सामने, शायद पता नहीं, मुझे लगता है कल आपको करवाया या आपको नहीं। ठीक है, यहाँ पे एकदम अब दिखाने के लिए आया हूँ आपके पास। देखें, ये जॉइंट स्ट्रक्चर है, ये भी जॉइंट स्ट्रक्चर है, जबकि वो सिंपल है। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसमें भी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसमें भी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसमें भी होती है। आपको इसका तो याद होगा सबको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओ लेवल से पढ़ते हुए आ रहे, बिटवीन अपोजिटली चार्ज आइटम्स के दरमियान होती है, सबको पता है ना। थोड़ा सा जोर और लगा लेंगे, इसमें आपको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन और मेटल आयन के दरमियान होती है, ये बात भी समझ आ गई। Yes. ये तो आप भूले होंगे ना सारे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस की वजह से इनके और इनके दरमियान होती है, तो बिटवीन किसकी होती है, न्यूक्लियाई एंड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स होती है। याद रहेगा, याद रहेगा नहीं रहेगा? Yes, sir. बेटा आप लोगों ने सुना होगा डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है सिंगल बॉन्ड से, सुना हुआ है? Yes. डबल, आप आपने इस बात को उधर तो पढ़ाया था, वो तो कहानी खत्म हो चुकी है। अगर आपके पास इसमें डबल बॉन्ड हो, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्गर क्यों होता है? डबल बॉन्ड, व्हाई इज डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड? शाबाश। नंबर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। शाबाश। ग्रेटर द नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सो मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। याद रहेगी बात? Yes. चले, ये क्या जी, डी पार्ट। जी बेटा, इसमें कोई और पार्ट आप लोगों ने मार्क करवाया, कुछ पूछना है और इसमें? टाइम, टाइम की टेंशन ना लें, टाइम के लिए कोई मसला नहीं है, टाइम की टेंशन ना लें, आप अपनी क्वेरीज क्लियर करें। 1 आवर का टाइम कम है शुरू में, मुझे पता है, ठीक है, मैं उसको एक्सटेंड भी कर सकता हूँ, दूसरी कैसे कर सकता हूँ, आप लोग अपनी बात पूरी करोगे जी। नहीं, नेक्स्ट पार्ट में आ जाए, इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 में तो मसला। सर डी का पार्ट 3। डी का पार्ट 3, ये क्वेश्चन अगेन इसमें ना, इसमें जीटी का था, Calculation दो होते हैं. 2 मार्क का होता है वैसे पीवीआरटी का क्वेश्चन, ये उसने पहली बार दे दिया आपको 4 मार्क का। इसमें ऐसा नहीं कि सारा, इसमें जीटी का 1 या 2 मार्क्स होंगे, बाकी आप कर सकते थे कुछ ना कुछ। तो आपके कितने मार्क्स कटे जिसने पूछा है? टोटल समझ नहीं आया? ऐसा तो नहीं हो सकता, 4 मार्क्स का मसला आ रहा है और कुछ। सर वो जो मल्टीप्लाई बाय 2 करना था इसमें इक्वेशन के साथ मोल्स. कह रहा है कि जी ये है आपके पास, अ सील कंटेनर, वॉल्यूम उसका इतना था, कंटेन अनरिएक्टिव गैस, प्रेशर उसका इतना था, इतने ग्राम लिए थे उसने, इंजेक्टेड इनटू सील कंटेनर। इस बात को समझे कि पहले जो है आपके पास एक सील कंटेनर था, इसका वॉल्यूम था 250 सेंटीमीटर क्यूब, इसका जो प्रेशर था वो था 100 पास्कल। इसके अंदर आपने इंजेक्ट किया है किसी सिरिंज से इस चीज को, NCl3 को, लिक्विड को, liquid was injected to containers. The sealed container was heated to make fully decompose fully and cool at, अच्छा पहले इसको तोड़ा है, इसको ठंडा किया, मतलब आरटीपी। अच्छा आरटीपी तो नहीं हुआ खैर। अच्छा, इसने कहा कि इसको मैंने तोड़ दिया, पहले था लिक्विड, जब टूट जाएगा बेटा इससे एक से कितने मोल्स बन रहे हैं आपके पास? इसके अगर 2 मोल्स हो तो प्रोडक्ट के कितने मोल्स बन रहे हैं गैस के? 4 मोल्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? आवाज आ रही है? यस सर 4 मोल. सर आ रही है। अच्छा, तो जब इसको इंजेक्ट किया उसके बाद आपने डिकम्पोज कर दिया, तो आपके पास अगर आपने यहाँ पर 2 मोल दिए थे, तो अंदर जाके वो ना फिर 4 मोल बन चुके हैं, बन जाने दें। कैलकुलेट द टोटल प्रेशर इनसाइड द सील कंटेनर, दिस will be decomposed. आप जो प्रेशर लगाएगा वो कौन लगाएगा? उसने टोटल को वो भी किया हुआ है, पहला प्रेशर आपको बता दिया उसने। पहले जो गैस थी
उसका प्रेशर तो आपको बता दिया उसने। अब ये 4 पार्टिकल्स जो हैं जाके और प्रेशर लगाएंगे ना। यस सर। तो यहां पर इन 4 पार्टिकल प्रेशर निकालना, फिर टोटल उसने हाईलाइट किया था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। देखिए इस बात को तो आप क्लोज कर दें, ये तो ऑलरेडी पहले पहले था। अच्छा अब आ जाए इस वाले पे। तो आपने लिखना है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब यहां पर क्योंकि उसने मास में दिया है तो हम इसको ना घुमा के मास अपॉन एम आर कर देते हैं। इसके बाद ना हम इसका निकालते हैं प्रेशर। बेटा मास हो गया 0.241। एम आर इसका निकालना पड़ेगा जी, बन जाएगा आपके पास, कोई बच्चे ने निकाला है तो एम आर बता दो जरा इसका। 105, 107 और 14, 7 और 21, 121.5 बन रहा है एम आर। 5। जी जी 120.5। अच्छा 120। फिर आपके पास आर की वैल्यू होगी 8.31। एंड फिर आपके पास टेम्परेचर हो गया 20 का मतलब हो गया 293। बेटा ये प्रेशर जो वॉल्यूम जो यहाँ पे था वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा ना, है ना। Yes, जी sir. सर। तो आप समझ आ जाए इसलिए इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ। बेटा वॉल्यूम दिया सेंटी में ना उसने, सेंटी सेंटी सेंटी, डब्बा तो वही है। तो 250 सेंटी को आपने देना है -6 से मल्टीप्लाई करना, तो ये बनेगा आपके पास मीटर क्यूब। इसका प्रेशर निकाले कितना बना। एक यहाँ पे एक मसला आ रहा है, छोटा सा छोटा सा मसला आ रहा है जी। वो मसला मैं कर गया हूँ गलती। सर मुझे यहाँ पहले पे टेम्परेचर नहीं निकालेंगे? टेम्परेचर तो दिया हुआ है, 30 नहीं, दिया हुआ वो है। आखिरी वाले का है ना, जब कूल हो गया है। नहीं नहीं, टेम्परेचर कौन सा आपने बताया। टेम्परेचर से इसलिए दिया रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे जो गलती की है मैंने ना, वो ये की है, इसको मुझे ना ऐसे ही रखना चाहिए था एनआरटी, क्योंकि असल में मुसीबत ही बन रही जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है ना, उसने इंफॉर्मेशन दी है आपको इसके बारे में, इसका मास दिया है और मोल्स गैस के प्रेशर रिलेट करेंगे। तो आप ना एक वर्किंग यहाँ पे कर लें, पहले आप इसके मोल्स निकाल लें। तो मोल इज इक्वल मास अपॉन एम आर होता है 241। एंड 100 कितना बताया था, 120.5 बोला था जी। जी कितने मोल्स आए, जरा कोई सॉल्व कर दो इसको। Sir, 2 into 10 की power -3. अच्छा 2 पूरा नहीं होगा, ये गलती आपका फिर फाइनल आंसर खराब करेगी। एग्जैक्टली 2 आ रहा है। हाँ एग्जैक्ट 2 आ रहा है इसमें, सही है। अच्छा एक बात ये कि यहाँ पर अगर इसके 2 मोल्स हो तो इसके कितने मोल्स बनते हैं, 4 गैस के। जी आपका जो जो पीवीआरटी में आपने यूज करना है वो तो प्रेशर वाली जिसने एग्जैक्ट किया उसकी बात करनी है ना। तो आपको पता कि अगर आपके पास NCl3 की बात करें तो उससे जो गैसेस बनती है आपके पास N2 एंड 3Cl2 जो बने थे, ये 4 मोल बनते हैं कितने से, 2 मोल से। तो अगर आपके पास इसका प्रेशर था, इसके मोल से आपके पास 2 एक्सपोनेंट -3, तो उसके मोल बनेंगे x डबल। तो ये मोल्स आपके पास बन जाएंगे 4.0 एक्सपोनेंट -3। आर की वैल्यू 8.31। टेम्परेचर हो गया आपके पास जो उसने, जिस टेम्परेचर पे उसने मेजरमेंट की है वॉल्यूम वगैरह, तो वो आपके पास हो गया 293। वही टेम्परेचर दिया हुआ आपके सामने और कुछ नहीं है। एंड इस तरह से आते हैं तो प्रेशर निकालना था, वॉल्यूम आपके पास हो जाएगा 250 इंटू -6। इसका आंसर निकालें प्रेशर के। ये इस गैस की वजह से जो प्रेशर है, ये ब्लू वाले जो पार्टिकल्स थे उनका प्रेशर निकालना कितना आया जी। 3.9 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 4। 3.9 जीरो। -4, -4 नहीं नहीं +4 प्लस पॉजिटिव। +4। ये पास्कल आपके पास आ गया, ये इसका प्रेशर। ऑलरेडी प्रेशर कितना था उसमें, पहला प्रेशर कितना था इनिशियल। दिस प्रेशर इज ड्यू टू decomposition ऑफ NCl2 NCl3। जबकि ओल्ड प्रेशर कितना था उसका,
1.05 पास्कल। इन दोनों को ऐड कर दें। हो गया ऐड। 1.39 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5। 1.39 पावर कितनी बनी है? 5। 5। बस मैं तो यही कर सकता हूँ। आप मुझे बता दें कि यही आंसर बन रहा है उधर पीछे या कुछ और बन भी किया अवस्था। यही था। ठीक है। तो यहाँ पर मिस रीड का मसला था। मिस रीड के बाद ना ये गलती भी करने जा रहा था कि मुझे ना जिस बच्चे ने बताया कि 2 से मल्टीप्लाई किया था इसने, ये गलती मैं भी करने जा रहा था, क्योंकि अगर मैं इसको मास अपॉन एमआर कर देता ना तो मैं तो इसका निकाल लेता ना। फिर इसको तो चाहिए, ये तो चाहिए नहीं था मुझे। इससे 2 मोल, मतलब इससे हमें देख रहे थे उसके कितने मोल बनते, तो 2 से आपके पास 4 बनते हैं, तो आपको इसके मोल्स निकालने के बाद उसके मोल्स निकालने थे, क्योंकि प्रेशर इन्होंने कर दिया। जी बेटा, समझ आई कुछ कुछ? जी अच्छा सर, इसमें जैसे इसने NaCl जो डाला है वो लिक्विड डाला है, जी जी तो जी। अगर ये गैस इनपुट होती पहले से ही तो फिर हाँ, हम इसको मल्टीप्लाई करते क्या टू नहीं से? उसने पता ये जो ये यहीं पे तो गेम किया उसने। फिर तो मसला ही नहीं था। फिर तो आपको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, आप इसी को फिर डायरेक्ट यूज कर लेते, उसी गैस का ही मोल्स लिख देते यहाँ पर। हाँ, क्योंकि फिर वो गैस का ही प्रेशर आता तो फिर हम गैस यहाँ का पर ही यूज करते। डन ये किया कि उसने इसको इंजेक्ट किया पहले लिक्विड को, उसके बाद उसको डिकम्पोज करवाया। ये जो उसने किया था ना, यहाँ पर बच्चों ने रीड ही नहीं किया और समझ भी नहीं आ रही हो क्या रहा है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को पहली बात तो आपने करना है बिल्कुल लास्ट में ना, पेपर जब पूरा हो जाए उसके बाद। और दूसरी बात ये कि आप ना फिर इस तरीके से डायग्राम नहीं मैंने बनाई है, आपको अपने आप को समझाने के लिए देखते जाएं कि क्या क्या हो रहा है, तो फिर कुछ आसानी हो जाएगी। ठीक है, आपकी खुशी के लिए बता दूं, ये दफा पहली दफा मुझसे भी गलत हो गया था ये वाला, जो बच्चों ने पूछा था। और अभी मुझे नहीं पता था, मैं कौन सा मार्किंग दे के बैठा हूँ ये सही है ये गलत है, तो ये आपके सामने है। ठीक है जी बेटा, नेक्स्ट पे आ जाए जी। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए जी। है मसला? चलो। सर क्वेश्चन नंबर सर 4 के इसके अंदर जो पार्ट है फोर। सिर्फ ये जो टॉलरेंट रिएजेंट वाला है इसके अंदर मसला आ रहा है वो थोड़ा सा बस कि इसका क्या बनेगा। ऑर्गेनिक मैं खुद ही करवा रहा हूँ बेटा। अगर इसको गौर से देखे ना, तो ये सी डबल बॉन्ड ओ और एच लगा हुआ है। ये मैं इसको मार्क कर दूं, आपको बोलता जा रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है, किसी को देखना हो तो बाद में देखिएगा। प्राइमरी अल्कोहल है ये, जबकि ये एल्डिहाइड है। और उसने ना इसका पहला रिएक्शन करवाया किसके साथ? सोडियम के साथ। बेटा सोडियम जब रिएक्शन करवाएगा ना, तो फिर होगा ये कि इसको तो कुछ नहीं होगा, इस वाले पार्ट को तो कुछ नहीं होगा, जबकि यहाँ पर ना आपके पास इसका ओ रह जाएगा, उसकी जगह पे आके लग जाएगा इंशाल्लाह एन। ए पॉजिटिव ये। अच्छा, 7 बन जाएगी। इसने हटाया कि इसको हाइड्रोजन को, तो आपके पास हाफ H2 बन जाएगी, अगर आपको याद हो। सोडियम ने इसको डिस्प्लेस कर दिया। इसके बाद उसने इससे ये बना दिया है। टेंशन वेंशन नहीं लेनी है आपने, आप देखें तो आपको समझ आ जाएगा। वो तो यहाँ पे चेक कर रहा है बच्चों को क्या, ये प्राइमरी अल्कोहल थी, ये आपके पास एसिड बन चुका है। जबकि ये आपके पास एल्डिहाइड था, इसका भी एसिड बन चुका है, तो बन जाने थे। और बीच में रह गया आपके पास 2 कार्बन कार्बन, तो CH2 वो आपने लिखे हुए इसने यहाँ पे। तो इसका मतलब दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और ये फुल ऑक्सीडेशन है। अच्छा, फुल वाली, मतलब आपको Cr2O7-2 एसिडिफाइड एंड रिफ्लक्स करना है। सर आप कैसे कह रहे हैं रिफ्लक्स करना है? इसलिए कह रहा हूं, अगर वो डिस्टिल करता ना, तो फिर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता, उसने एसिड बना दिया। अच्छा जी, आपके पास टॉलिन से जब रिएक्शन करवाते हैं, टॉलिन जो होता है ना, वो क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है। टॉलिन था कौन? टॉलिन था सिल्वरू। सिल्वर जो है खुद हो जाता था रिड्यूस, जीरो मेटल बन जाता था। जबकि जो चू था, R2, इसको ऑक्सीडाइज करता था, चाहे टॉलिन हो चाहे वो, ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपको समझ आ रहा है तो आ जाना चाहिए दिस पार्ट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू दिस पार्ट। तो ये इतना शक्तिशाली नहीं होता कि अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर सके, बस इसको उसने ऑक्सीडाइज कर दिया। इफ यू कैन सी, दिस वाज अल एंड दिस इज ओइक एसिड। द टाइप ऑफ रिएक्शन वन, वन इज ऑक्सीडेशन। रीजन कंडीशन फॉर रिएक्शन वन मैंने लिख दी है, मेरे ख्याल में समझ आ गई आप लोगों को ना। रीजन भी पूछे, कंडीशन भी पूछी है, तो आपने लिखना है
मजबूर हैं आप लोग ये वर्ड लिखने के लिए, एसिडिफाइड K2Cr2O7 एंड हीट अंडर रिफ्लक्स, पूरा वर्ड हीट अंडर रिफ्लक्स। अच्छा जी, अगली बात हो गई आपके पास कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एच। एच की शक्ल कहाँ है? एच किधर गया? एच किधर गया भाई? एच है कहाँ पे? अच्छा, हमने पहले से बना दिया है। अच्छा, उसने नहीं आपसे मजबूर किया आपको ऑर्गेनिक की स्ट्रक्चर बनानी होगी, लाजमी सी बात है, हार्ड की तो नहीं बनानी होगी आपके पास। तो ये जब स्ट्रक्चर बोलेगा तो आप कुछ भी बना दें, स्केलेटल फार्मूला भी बना सकते हैं, आप उसका डिस्क्रीट बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। इसके बाद उसने कहा कि व्हाट यू विल ऑब्जर्व रिएक्शन 3। रिएक्शन 3 में टॉलन था, तो आपके पास बन जाएगा इंशाल्लाह सिल्वर मिरर। याद आ रहा है आप लोगों को सबको? अगर आप लोग याद भी आ रहा है बड़ी बात है। सिल्वर मिरर इसका जो टॉलन का टेस्ट होता था, सही है ना? फेलिंग का क्या था टेस्ट? मैं फिर पर्पल टू ऑफलाइन, कलरलेस। नहीं फेलिंग का टेस्ट क्या था? फेलिंग का सल्फेट कॉपर सी। सर वो जी अच्छा, कॉपर के वो रेड पीपीटी। बहुत सही, वो बड़ी खुशियां बांटते जा रहे हो। कैसे संभालूंगा इतनी खुशियां यार? हल्का सा रिवाइज तो मारो उसको। मतलब कार्बोनाइल में ना 50% क्वेश्चन टेस्ट के ऊपर बेस्ड है, 50% बोल रहा हूँ, और बड़ी बात है, तो आपकी तो जान छूट जाती। सर वो तो कॉपर की पीपीटी कौन होता है ना? दोनों का रीजन आपको रेड। नहीं याद? आपको वेब भी तो बना के दिए, वेब से देख लो, कुछ ना कुछ तो करो ना जानू। जानूस अभी जा कंपाउंड। तो इन दोनों का रिएक्शन को देख लीजिएगा, कहीं पे बैलेंसिंग बैलेंसिंग गन ना कर जाओ, ऑब्जर्वेशन में गन ना कर जाओ। ये 3 टेस्ट जो है ना इसके, ये कौन कौन सा? ये 2,4-DNPH, फैलिंग एंड टॉलन, इसके ऊपर इतने सारे क्वेश्चन है इसके। फैलिंग का कॉपर होता है, रिड्यूस हो गया, जबकि चू हैज बीन ऑक्सीडाइज, तो कलर चेंज आता है आपके पास ब्लू टू रेड पीपीटी। इसमें आपके पास ये रिड्यूस हो गया, चू विल बी ऑक्सीडाइज। लेकिन चू दोनों केस में ऑक्सीडाइज होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और ये कोई बहुत स्ट्रांग नहीं होते हैं कि किसी और चीज को भी ऑक्सीडाइज कर दें, सिर्फ इन्हीं को कर सकते हैं, एल्डिहाइड को। जबकि यहां पर आपके पास सिल्वर मिरर प्रोड्यूस हो जाता है। इज इज क्लियर? आई समझ या नहीं आई? यस सर। कम से कम ये पता होना चाहिए था। आ जाओ वापसी धंधे पे। तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता ना, तो इसको भी ऑक्सीडाइज करता, इसको भी कर देता, फिर सही है। ओ सॉरी, अच्छा, सही लिखा। ये वाली रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन ही हो रही है इसकी, एसिड बना है इसका, लेकिन अल्कोहल को देखे कुछ नहीं हुआ। क्यों? ये वीक वाला था। इसके बाद वो कह रहा है कि टाइप ऑफ रिएक्शन 4 बेटा ये वाला रिएक्शन जो है, इसमें आपको तंग करना था और अच्छा वाला करना था, लेकिन कुछ पार्ट में तंग करना था, बाकी सारी चीजें नहीं करना था। बेटा ये कौन सा ग्रुप है ये वाला? शाबाश। और ये कौन सा ग्रुप है? और फिर बेटा सर इसमें अल्कोहल। एक आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है और एक वो एसिड। एक इसमें आपके पास हो गया ओइक एसिड, एक आपके पास हो गया ओल। और इस वाले में प्राइमरी। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये कौन सा होता है? एस्टर। और शाबाश। एक एस्टर और फिर एक वो सर आप कीटोन। ऑर्गेनिक की क्लास कब रख रहे हैं कल? क्या हुआ? आप ऑर्गेनिक की क्लास कब रख रहे हैं कल? यार टाइम ही नहीं मिल रहा, मैं भी देखता हूँ, बताता हूँ, किसी दिन कर लूंगा क्लास की भी। ऑर्गेनिक की क्लास बेटा मैं एक बात बता दूं, वो कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, मैं रिकॉल करवा दूंगा। जो किया हुआ है, जो नहीं किया हुआ, जब तक आप उसके क्वेश्चंस नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगी। बहुत सारे बच्चों को ये देख के समझ नहीं आता है कौन। जिसने क्वेश्चन की उसको पता चल गया बड़े आराम से कि एल्डिहाइड है, जिसने क्वेश्चन की उसको पता चल गया प्राइमरी अल्कोहल है। हमें असल में मसला है कि हमने प्रैक्टिस नहीं की स्केल, वो सारी प्रैक्टिस उसी में हो रही है 5 मिनट में। तो आपसे कहा था कि कम से कम उसको तो संभालो, एल्काइल हैलाइड तक का संभालो, उसको करो, तो फिर इंशाल्लाह ये भी कर लेंगे, ठीक है। अच्छा भाई, ये बात समझ आ गई आप लोगों को कि ये एस्टरिफिकेशन हुई है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पानी निकालने के लिए पानी निकाल दिया, हो गया जी 180 वाला। इस केस में पानी निकलता था ना अल्कोहल का OH, और इसका H एसिड का, तो पानी सेपरेट करने के लिए एस वाला एसिड, फिर 180 वो वाला एस्टर बन गया। बेटा इसका नाम हो जाएगा
नंबर 1 एस्टेरिफिकेशन लिख सकते हो आप लोग, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा नाम हो जाएगा कंडेंसेशन। अच्छा, तीसरा नाम इस पर्टिकुलर में बन सकता है, दैट इज इलिमिनेशन, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल से निकला है। वरना दो के मिलने से अगर निकले तो कंडेंसेशन, एक ही से निकल जाए इलिमिनेशन। तो यहाँ पर आपके पास ये दोनों बातें बन सकती है। इसके बाद आपसे कह रहा है तो कि डिहाइड्रेशन नहीं हो सकता? सवाल नहीं पैदा होता। ओके सर। डिहाइड्रेशन में एल्कीन बनती है, ये बात याद रखिएगा, इसलिए मैंने मना कर दिया उससे। द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शोन। बेटा ये कौन सी आइसोमेरिज्म, मुझे बताएं कि पहले इसकी बात की, ये पोजीशन। एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड ही है, ये अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। चेन कितने की है इसमें? ये कार्बन नहीं है, अच्छा। 1 2 3 4 की चेन है इसमें, 1 2 3 4 की चेन है, चेन भी सेम, फंक्शनल भी सेम। तो फिर क्या हुआ? OH की पोजीशन चेंज हुई पोजीशन। है, तो पोजीशन एक आइसोमर है। पोजीशन। किसने पहचान लिया था राम राम से? पोजीशन आइसोमर। मैं नहीं चाहता कि आप एग्जाम में जाके कहीं पैनिक हो, सारी पैनिक यहीं पे करें, सुकून से घर में बैठे हुए आराम से करते जाएं, जिसमें अटके उसको बाद में करें, और सुकून से अपना जोर लगाएं। जितना दिमाग यूज करेंगे उतना अच्छा होता जाएगा। सजेस्ट वन केमिकल टेस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू। तो अब मैं गंदी बातें कर रहा हूँ, मार्किंग सी वाला बच्चा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं गंदी गंदी बातें सोच रहा हूँ। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड टेस्ट करता है आपका, ऑक्सीडाइज हो सकता है तो डाइक्रोमेट से भी करेगा, मैग्नेट से भी करेगा, टॉलन से भी करेगा, फेरन से भी करेगा। ये तो सिमिलर हो गया, वो कह रहा है डिस्टिंग्विश करना। अच्छा, अल्कोहल देखा, ये भी अल्कोहल देख लिया। अच्छा, ये अल्कोहल जो है ऑक्सीडाइज हो सकती है, प्राइमरी है, ये भी हो सकती है सेकेंडरी है। तो डाइक्रोमेट का टेस्ट सेम आ जाएगा, सोडियम मेटल से टेस्ट सेम आ जाएगा, PCl5 से टेस्ट सेम आ जाएगा। यार करूँ तो क्या करूँ, ये तो दोनों सेम सेम है ना, इसमें एल्डिहाइड की टोन है। जब फंस जाओ ना, पक्का याद रखिएगा, वो टेस्ट उसी वक्त आएगा जब आप बिल्कुल फंस जाओगे। एक तो बिल्कुल पास नॉलेज नहीं हो, और जब नॉलेज आ जाएगी और फंस जाओ, तो ये टेस्ट होगा। तो सर ट्राई। डाइक्रोमेट का सेम कैसे आएगा? डाइक्रोमेट इससे रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा? रहेगा। ये दोनों ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। लेकिन दूसरे में कीटोन बनाएगा और उसमें ओइक एसिड भी बनाएगा। अरे टेस्ट का मतलब होता है आंखों से बटनों से नजर क्या आएगा। अगर मैं इसमें डाल देता हूं डाइक्रोमेट, इसमें भी डाल देता हूं डाइक्रोमेट, क्या ये दोनों रिएक्शन करेंगे? तो यहां पर भी ओ गॉड हो जाएगा, यहां पर भी ओ गॉड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको कहते हैं टेस्ट। अगर आप इसमें PCl5 डालेंगे तो दोनों में मिश्री फूंग आ जाएंगे, इसमें भी आएंगे, इसमें भी आएंगे। अगर आप इसमें टॉलिन डाल देते हैं तो इसमें आपके पास आ जाएगा सिल्वर मिनरल, इसमें भी आपके पास सिल्वर मिनरल आएगा। अगर आप इसमें 2,4-DNP डालते हैं तो ये दोनों टेस्ट दे देंगे। अगर आप फेरिक डालते हैं दोनों टेस्ट दे देंगे। अगर आप ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो ये भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर आप सोडियम का बीज डालेंगे तो ये भी सोडियम सिलेक्शन करता हुआ ये भी कर जाएगा। कोई चीज डिफरेंट नहीं है। हाँ, टर्शियरी अल्कोहल होती तो फिर भी एल्डिहाइड में फंसे हुए थे हम लोग, तो ऑक्सीडाइज होना था। तो इसलिए जब फंस जाओ, जब आपकी नॉलेज बिल्कुल आप बोलो यार ये हो ही नहीं सकता, उस वक्त इसके बारे में लाजमी सोचिएगा। यहाँ से आंसर आएगा, एंड दिस इज नोन एज आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो नाम लिखते हैं कि आयोडो भी, फॉर्म भी और टेस्ट भी, रिजल्ट विद G आपके पास आ जाएगा जी। इसको साथ याद रखिएगा कि आयोडीन इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका रीजेंट होता है। G के साथ आएगा जी नो चेंज, नो रिएक्शन। जबकि इसमें आपके पास अल्फा कार्बन के साथ CH3 का पीस लगा हुआ है, तो आपके पास आ जाएंगे पेल येलो PPT। इसमें बहुत सारे बच्चे फंसे होंगे, दोबारा बोल रहा हूँ, शुरू के दिन है इसलिए फंसे। नंबर 2, फंसना इसलिए बनता था कि आइडोफॉर्म टेस्ट बहुत कम पूछा जाता है। बच्चे अब जब प्रैक्टिस कर लेता है ना सारी, तो आइडोफॉर्म के अब इस पूरी बुक में से निकालेंगे ना जो आपको मैंने बुक्स हैंड ओवर की हुई है, तो आइडोफॉर्म का टेस्ट जो है एल्डिहाइड के लिए भी होता है, कीटोन के लिए भी होता है, और एल्कोहल के लिए भी होता है। तो पर्टिकुलर किसी का टेस्ट नहीं है। मिथाइल ग्रुप अगर होगा तो टेस्ट देता है, वरना नहीं देता। तो इसलिए जो है ना, उसका जब जिक्र काम होता है तो फिर बंदा भूल जाता है इससे। ठीक है, इसमें अगर भूले तो कोई मसला नहीं है, माफी है। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास लास्ट लास्ट पार्ट में आ गए जी। ये कह रहा है कि बोरोहाइड्रेट ऐड किया तो ऐसा ऐसा हो गया। बोरो तो सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस कर सकता है। बेटा ये जो आपके पास है ना, गौर से देखिए, प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल मैं मार्क कर दूं ये है। इसका मतलब चुपचाप पीछे जाओ, इससे पीछे चू होगा, कंफर्म। प्राइमरी अल्कोहल बनती ही चू से। फिर जो है आपके पास, इसको गौर से देखें तो ये क्या है, इसको खोल के देखना पड़ेगा, मुझे समझ नहीं आ रही। तो यहाँ पर चलते 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 चलते, इसका मतलब मैंने लिखा CH2,
यहां से लिखा जी, ये तो हो गया सी एच, आगे फिर सी एच, फिर सी एच और फिर सी एच, और उसके बाद ये ओ एच था। बेटा ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, देखो और से, यस नो, और ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। इसका मतलब चू चू इधर भी होगा, इधर चू लिख दिया, उधर ऊच लिख दे, ऊच, और बीच में लगा दे सी एच टू ट्वाइस। तो अगर बात समझ सकते हैं तो समझ जाएं। आपके पास ना ये जो है दोनों, क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल थी तो ये एल्डिहाइड होगा, ये भी प्राइमरी अल्कोहल थी, ये भी एल्डिहाइड होगा। कुछ कुछ बात समझ आई? बोरोहाइड्राइड। अच्छा, उसके बाद आपने ये ऐड कर दिया, बेटा याद रखिएगा ये ना दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड का बहन भाई। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, जो काम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड करता था 180 के साथ, मतलब पानी निकालता था, ये भी वो काम करता है। तो जब पानी निकल जाएगा तो के पूछ लिया उसने। इसकी शक्ल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खोल के बनाई थी। इसको जरा नीचे लेके आता हूँ, और नीचे लाने के बाद ना ये हो जाएगा आपके पास, समझ आना शुरू हो जाएगा, अल्लाह करे। तो यहाँ से इसको उड़ाता हूँ। शुरू शुरू में टाइम लगेगा पेपर करते हुए आपको, तो टेंशन नहीं लेनी। देखें इसके पास ना ये OH लगा है, इधर लिख दूं तो आसानी हो जाएगी आपके लिए। तो आपके पास अल्फा कार्बन का जाता है जी एच, ओ एच, अल्फा कार्बन का OH जाएगा, एंड उसके साथ वाले बीटा से जाएगा एच। तो आपके पास ना एक डबल बॉन्ड आ जाएगा इंशाल्लाह माशाल्लाह करके यहाँ पर। इसका एच इसका OH चला जाएगा, और इसका एच OH तक चला जाएगा। तो आपके पास ये ऐसा ही रह जाएगा, फिर ये ऐसा ही रह जाएगा, फिर ये ऐसे ही रह जाएगा, और फिर ये ऐसे ही रह जाएगा। एक डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, और कहानी खत्म। तो उसने पूछा होगा स्ट्रक्चर फार्मूला है तो कभी ना, तो खैर हो गई। तो मैंने इसको लिख दिया यहाँ से कॉपी करके। समझ आ रही बात की कि नहीं आ रही? ऑर्गेनिक को मैं भी शुरू में करवाता जा रहा हूँ ताकि आपका दिमाग खुलता जाए। बेटा जे बोरोहाइड्राइड था, होने दो जी। इसमें आपके पास ये सेकेंडरी अल्कोहल बन रही है, बात समझ आई कि नहीं है? जल्दी बोलो। यस सर, तो फिर वो कीटोन होगा। ये जैसी सेकेंडरी अल्कोहल थी ना, ये वाली बात, इसको मैं ऊपर जाके लिखूंगा कोकोमो, वो था फिर। उससे पहले लगा दें चुपचाप CH3। आगे जो है ना ये वाली अल्कोहल की बात करें, इसको मैंने खोल के एक दफा बना लिया है मैंने, और मैं पहचान गया हूं कि ये जो है प्राइमरी है। इसका मतलब यहां पर आपको लिखना पड़ेगा ऊच। तो आपके पास इसको अगर खोल के देखना है तो देख लें, दिस वॉज दिस वन, दो कार्बन हो गए, आगे एक और कार्बन है, OH है, और फिर ऐसा था। तो आपके पास ये वाला पार्ट जो था हमने बना दिया, ये वाला पार्ट जो था आपके पास मैंने ये बना दिया, CH3 को मैंने यहाँ बना दिया, ऊच को मैंने, ऊच 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 जो था आपके पास, ये CH3 था, एंड आपके पास इसको मैंने यहाँ बना दिया। तो बचा क्या? CH2 लिखना आपको बीच में, बर लो उस पे भी कर सकते हैं। और इसकी भी डिहाइड्रेशन कर दें, तो इसको उतारता हूँ नीचे, वही रूल होगा, उससे दोनों चीजें सेम बना रहा है। इसको नीचे लेके आए, आपके पास वही रूल है कि अल्फा का जाएगा OH और उसका जाएगा H। तो इसका मतलब नजर नहीं आ रहा, इसको यहाँ पे ले आता हूँ। इस तरीके से इसको भी खोल लेता हूँ, ये CH3 को खोल दिया मैंने, तो आपके पास ये ऐसा था। अब ना आपके पास अल्फा कार्बन मार्क करवा दूं आपको, अल्फा कार्बन आपके पास ये रहा, अल्फा कार्बन ये रहा, बीटा की बात करते तो बीटा इसमें ये रहा और ये रहा। तो आपके पास ऐसा करने से एक डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, इससे भी वही चीज बनेगी। कुछ कुछ बात समझ आई? तो के आपने आइडेंटिफाई कर लिया, रोल ऑफ बोरोहाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। इसकी स्ट्रक्चर पूछी थी, आप इसका स्केलेटल बोले जो बोले आप बना देना इसको, फिर आइडेंटिफाई कर दिया। एच लाजमी लगाएगा वरना मार्क काट देगा आपके। बेटा ब्रोमीन से कोई रिएक्शन करेगा इनमें से? नहीं सर। क्यों नहीं करेगा भाई? सर कोई एल्कीन नहीं है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। शाबाश। तो आपके पास उसने कहा कि एक्सपेक्ट ऑप्शन, नो चेंज नो चेंज पूरा लिखिएगा आप। 2,4-DNPA से कोई रिएक्शन करेगा? सर क्यू। ऑन करता है और हल करता है इसमें कोई? क्यू। करेगा। तो क्यों करेगा? ये नहीं करेगा। तो आपने ना यहाँ पर लिखना है, उसने ऑब्जर्वेशन पूछी होंगी लाजमी वाले, आपने कहना है कि ऑरेंज PPT फॉर्म, जबकि यहाँ पे आपने नो चेंज। बेटा कार्बोनेट सिर्फ दुनिया में एक चीज से रिएक्शन करता है, किससे? एसिड से। किसी में एसिड है? यस सर। ये करेगा वो नहीं करेगा, वो अल्कोहल है और कीटोन है। दिस इज कीटोन, दिस इज अल्कोहल, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा करेगा तो ये नहीं बताना करेगा, उसको बताना है कि एफरवेसेंस आएंगे आपके पास,
ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टर्न वाटर मिलती वाला। ये आ तो गया सर जी। मेटल अल्कोहल के साथ कर देता है? कौन? सोडियम मेटल करता है, सोडियम मेटल। जस्ट वो सिर्फ सोडियम, सोडियम या कोई भी? और कोई मेटल नहीं करेगा। सोडियम सर या पोटेशियम ग्रुप वन वाले। जी जी। क्यों में क्यों नहीं करेगा वो सोडियम कार्बोनेट से? बेटा इसमें ग्रुप कौन कौन से? एल कीटोन और सेकेंडरी अल्कोहल। मैं लिख रहा हूं, एक बात याद रखिएगा, एल्कोहल इज न्यूट्रल, नीदर एसिड नॉर बेस। अब क्वेश्चन आएगा आपका कि सर इसने रिएक्शन किया था किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ। बेटा सोडियम मेटल से तो पानी ने रिएक्शन किया था। ये पानी है, ये एसिड है, और ये अल्कोहल है। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि सोडियम शक्तिशाली होता है हायर इन रिएक्टिविटी सीरीज। एक्चुअली इट्स अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन एच को उड़ा देगा वो। तो सोडियम सिलेबस में फिर पानी से भी तो रिएक्शन करता है, वो भी तो न्यूट्रल होता है। तो कार्बोनेट से दुनिया में सिर्फ एक चीज याद रखिएगा, पल्ले बांध में, एसिड के अलावा कोई रिएक्शन नहीं कर सकता कार्बोनेट से। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट आपके पास आ गया जी, आ गया। आ गया तो उसने दो पीस के बारे में पूछा है, मार्क एक दे रहा है। बेटा इसमें से एक पीक को तो जानते हो आप लोग, ये वाली पीक नजर आ गई आप लोगों को, लंबी वाली, यस सर। ये वाली। क्या जेड पूछा है? बेटा जेड आ रही है आपके पास कहाँ पर? 1100, 1100 पे। तो ये पुराना पेपर है तो मुझे खोलनी पड़ जाएगी डेटा बुकलेट। इसको जाके डेटा बुकलेट से किसी ने उठा के लिखी है और ये उसे सर पहचान जाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन तो डेटा CO बुकलेट बॉन्ड। सब खत्म। वैसे सारी उठा के लिखनी होती है डेटा बुकलेट से। मैंने तीन आपको याद करवा दिए, हम उनको डायरेक्ट कर लेते हैं। हमारे 98% क्वेश्चन उसी की बेस पे हो जाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आगे जी यहाँ पर एम बना है, एम का नाम पूछा है उसने। बेटा इसमें आपके पास चार कार्बन आ गए, फिर इधर से एसिड है, और इधर से आपके पास CH3 है। तो एक, दो, तीन, चार, पांच और छह, हेक्सानोइक एसिड। इसको एसिड की पोजीशन नहीं बतानी होती ना एल्डिहाइड की, वो होते ही पोजीशन नंबर 1 पे। यूजर इन्फॉर्मेशन डी, डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एल। अच्छा, क्या एल था? हॉट KMnO4 डाला है, ये दो चीजें बन गई। ये तो आसान है, बस कुछ भी नहीं करना, इसका फॉर्मूला बस निकालना था। मेरे तो ख्याल है यही है ना, मेरे ख्याल में कोई बड़ी चीज तो नहीं थी इसमें। ओ, आर आया ना इसमें, आर आ रहा। बेटे इस पे कौन घूम के गया? KMnO4। KMnO4 ने काटा होगा इसको। यस नो? हॉट KMnO4 यस काटता है ना सर, इसको। कार्बन कार्बन डबल काटता बॉन्ड है है। तो क्या बनता है उससे? काटने पे क्या बनता है KMnO4 से? या तो कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड या कीटोन और या कीटोन। आपके पास क्या बना हुआ है? एसिड। एसिड बना हुआ है ना ये। जी। अगर एसिड बना है ना, फिर इसके पास H होगा। दूसरा पार्ट भी आपको दिया हुआ है। तो आपके पास ये जो दिया था ना, ये पार्ट मैं इसको मार्क कर दूं, ये स्नीकी था, आप लोगों से नहीं होने वाला था। और अब मैं आपको दिखाता हूँ असल में क्या था। असल में आपके पास यहाँ पर O लगाते हैं, इसको सेट करते हैं, इसको छोड़ देता हूँ, और वहां से आपके पास जो चीज आ रही है, तो इसको लेके चलता हूँ इधर। उसने कहा कि इधर जाएं, फिर ना इसके ऊपर ये खड़ा कर दें, एंड OH लगा दें। नीचे जो चीज बताई है इसने, वो बताइए आपको कि आपके पास CH3 है, फिर CH2 है, फिर CH2 है, फिर CH2 है, और फिर कितने, चार हो गए, पांचवा हो गया, और फिर आपके पास CO और OH है। देखें, इसमें ना जो R थी ना, R लंबी चेन होगी कोई, वो कटी थी, उसके पास दो टुकड़े बने। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? पहले ये देखें, यहाँ पे कहीं पे डबल बॉन्ड होगा, वहां से कटने से एक टुकड़ा ये बन गया और एक टुकड़ा आपके पास ये बन गया। ये बात समझ आई कि नहीं है कि मेरे फोन ने काटा इसको? आई या नहीं आई? जी जल्दी सर। बोले।
यस अच्छा, सर आ गए। आ गए। इसका मतलब ये कहीं किसी जिंदगी में जुड़े हुए थे। बेटा अगर जुड़े हुए थे कहाँ से टूटे, कहाँ से फिर? अगर ये जुड़े हुए थे तो टूटे कहाँ से? केमन फोलिक फोर। एसिड की साइड से। जो बात है, सीन्स इसको लेके आए, घुमा दें इसको। इसका मतलब ये और यहाँ से जुड़े हुए थे। ये ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसके जब दो टुकड़े बन रहे हैं तो इसका मतलब आर जो चेन थी ना, उसमें ये सब कुछ जुड़ा होगा। लंबी चेन थी, लंबी चेन, उसमें जहां पे डबल बॉन्ड होगा वहीं से कटा। कटने के बाद ये टुकड़ा आपके पास है और दूसरा टुकड़ा आपके पास है। एक टुकड़ा आपके पास ये हो गया, एक ये हो गया, इन दोनों को आमने सामने लेके आ गया। हमें पता है KMnO4 एसिड बनाता है, इसका मतलब यहाँ से कटा होगा ये। इसको भी एसिड बनाता है, यहाँ से कटा होगा। ये दोनों कार्बन जो है ना, एसिड जो वाले थे, इन दोनों को आप हटा दें। इसका मतलब बेटा यहाँ पर डबल बॉन्ड था। आप देखिए गौर से, इसके पास ना आपने एच छोड़ना है ताकि एसिड बने। इसके पास भी आपको एच छोड़ना है ताकि एसिड बने। आप देखें इसको काट के, जब काटेंगे तो ये वाला पार्ट एसिड बन जाएगा, एंड जब इसको काटेंगे तो ये वाला पार्ट भी एसिड बन जाएगा। तो आपके पास ये आर चेन जो थी ना, वो ये बन रही थी इसकी। ये मैं पहले बता दिया, स्नेकी था। आपने सोचा कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे बहुत आसान है, तो यहाँ पर ये मसले मसाइल हैं थोड़े से। इसको जरा देखिएगा, वैसे तो एल्कीन की तरफ ही जा रहा है ये। उसने बताया था कि आर में ये है। उसके बाद उसने फार्मूला पूछा, बहुत सारे बच्चों ने गलत किया होगा, नहीं पहुंचे होंगे। टाइम कंज्यूमिंग था, 1 मार्क था। जीडी की क्वेश्चन की पहचान, मार्क्स कम होते हैं जो, और टाइम बहुत बर्बाद हो रहा होता है। तो इसका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना था, अब लिख देंगे आराम से। ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। इसके पास 2 H है, इसके पास भी 2 H है। इसके पास एक H होगा, इसके पास 2 H होंगे। चले बिस्मिल्लाह करते हैं फिर। कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, C12। हार्डन काउंटिंग करते हैं तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंड ऑक्सीजन इसमें ऑलरेडी दो थे। जी, टेंशन नहीं लेनी, 3 4 मार्क्स का तो होता है, लेकिन आप ये देखो ना, मैंने आपसे कहा आपने मार्क्स काट के रखिएगा, 35 से ऊपर नहीं आने देने आपने। इतनी सख्त चेकिंग करें तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली सेट होता जाएगा। ठीक है। ऑर्गेनिक तीसरा, पहले दिन भी करवाया था आपको ऑर्गेनिक वाला पार्ट, आज भी करवाया, तो फिर जो इंशाल्लाह ये सेट होता जाएगा। ठीक है।